हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी एनर्जी से कर रहे होंगे। आइए क्लास 9th में आज हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया आप लोगों को कि बल क्या है, बल के बारे में बताया गया। आज इसमें जो है गति के नियम के बारे में बताया जाएगा, यानी लॉ ऑफ मोशन बताया जाएगा। इसके पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको जो है बताना है आप लोगों को। जैसे आप जो है गैलीलियो का नाम सुने होंगे आप लोग। गैलीलियो अगर नहीं सुने होंगे तो गैलीलियो एक वैज्ञानिक थे इटली के, जो दूरदर्शी की खोज किए, जिससे जो है हम आकाशीय पिंडों को क्या करते हैं, देखते हैं आसानी से। तो इन्होंने शुरुआत में जो है कहा कि जब कोई वस्तु या गोली किसी आनत तल से लुढ़कती है, ठीक है। अब आनत तल क्या है, तो आनत तल का मतलब झुका हुआ तल, इस तरह से झुका हुआ तल। जैसे आप लोगों के घर में सीढ़ी है और सीढ़ी के बीच में जो है स्लोप बना होता है गाड़ी चढ़ाने के लिए, तो वो स्लोप क्या है, आनत तल है, ठीक है। तो यानी कि अब देखिए यहाँ पर हमने फिगर बना रखा है, ये आपका क्या है, आनत तल है, ये आनत तल है और ये आनत तल की क्या है, ऊंचाई है। तो अब किसी जो है कांच की गोली को अगर आनत तल के ऊपर से, यानी कि ऊपर से अगर छोड़ा जाए तो इसकी गति क्या होती है, बहुत तेज होती है। और अगर यही गोली यहां से चल करके और नीचे से ऊपर चढ़े अगर आनत तल पर, तो इसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। एक बात और यहां से कि अगर ये आनत तल की ऊंचाई अगर बराबर हो, तो जितनी ऊंचाई से गोली छोड़ते हैं, जितनी ऊंचाई से गोली को छोड़ी जाती है, उतनी ही ऊंचाई तक ये चढ़ के जाती है, ठीक है। अब यहां से जो है यहां से इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, तो इन्होंने गैलीलियो ने ये कहा कि अगर कोई वस्तु जो है गतिमान है तो वो जो है गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, और उसकी दिशा को अगर बदलनी हो तो भी बाह्य बल लगाना क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इस आनत तल को आप झुकाइए थोड़ा सा ऐसे, जैसे देखिए हमने यहाँ फिगर बना रखा है, इधर वाला आनत तल ये है और इधर वाला पहला वाला ये आनत तल आपका ये है। तो ये जितनी ऊंचाई से गिरेगी उतनी ही ऊंचाई से इस पे क्या, उतनी ऊंचाई तक इस पे चढ़ेगी। अब आप आनत तल को क्या करिए कि झुका दीजिए ऐसे। तो जब झुकाएंगे तो ये जो है, चूंकि ये जो है जितनी ऊंचाई से आ रही है उतनी ही ऊंचाई पर जाने का प्रयास करेगी। तो यानी कि अब आपने क्या किया कि झुका दिया। झुकाने का मतलब ये कोण आप क्या कर दिए, ये कोण आप कम कर दिए, ठीक है। तो इस कोण को आप कम करते जाइए। तो यानी कि ये अपनी मूल ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए अब इसको ज्यादा दूरी तक चलना पड़ेगा, और ज्यादा झुका दीजिए। तो ये जितनी ऊंचाई से आ रही थी, ये मूल ऊंचाई इसकी हो गई, तो मूल ऊंचाई को फिर प्राप्त करना चाहेगी, तो अब ज्यादा दूरी फिर इसको तय करना पड़ेगा। अब करते करते जो है ये एकदम ग्राउंड कर दीजिए, मतलब कि ये जो कोण है इसको क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, ठीक है। जब जीरो कर देंगे तो यहां से अगर कोई जो है कांच की गोली गिरती है, तो ये क्षैतिज सतह पर क्या होती है, चलने लगती है, दूर तक चल के जाती है। और क्यों चलती है भाई, क्योंकि यह अपने मूल ऊंचाई को क्या करती है, प्राप्त करना चाहती है, इसलिए ये क्या होती है, अब क्षैतिज तल पे चलती ही रहती है, ठीक है। अब जो है यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि घर्षण बल न कार्य करे, तो ये गोली क्या होगी, चलती ही रहेगी, ठीक है, और इस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने बाद में कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दो तलों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है। तो ये गोली चलते चलते कहीं न कहीं जरूर रुक जाएगी। तो क्यों रुक रही है भाई, क्योंकि तल और गोली के बीच में एक बल कार्य कर रहा है यहाँ पर, जिसको कौन सा बल बोलते हैं, घर्षण बल, और वो लगातार इसको क्या कर रहा है, रोकने का प्रयास कर रहा है। तो इसको कम किया जा सकता है, नगण्य नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि घर्षण बल हम बिल्कुल ही समाप्त कर दें, नहीं, संभव नहीं है, कम किया जा सकता है। गोली और इस सरफेस के बीच में क्या लगा करके, ऑयल लगा दीजिए, लुब्रिकेंट ऑयल लगा दीजिए, ठीक है, ग्रीस लगा दीजिए, तो वो क्या होगा, फिसलता रहेगा, ठीक है ना। तो यानी कि घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये गोली क्या होगी, चलती ही रहेगी। तो यहाँ कुल मिलाकर गैलीलियो ने कहा कि कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है या विराम की अवस्था में है, तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उसको जो है किसी बाह्य बल से डिस्टर्ब न किया जाए, उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ऐसा जो है गैलीलियो ने कहा, ठीक है। अब न्यूटन ने गैलीलियो के अवधारणा को आगे बढ़ाया, यानी कि गैलीलियो के
अवधारणा को न्यूटन ने आगे बढ़ाया और किसी वस्तु की गति के विषय में मुख्य रूप से 3 नियम दिया, 3 मौलिक नियम दिया, जिसमें से पहले नियम को गति का प्रथम नियम, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। दूसरा था गति का द्वितीय नियम और तीसरे को बोला गया गति का तृतीय नियम। तो आइए एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं कि गति का प्रथम नियम क्या था। न्यूटन के द्वारा दिया गया गति का प्रथम नियम ये कैसे दिया गया, कैसे एक्सप्रेस किया गया इसको। तो न्यूटन ने कहा कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी और गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है एक जगह रखी हुई है, जैसे ये मार्कर ये मेज पे रखा हुआ है, तो ये जो है विरामावस्था में है। जब तक आप इस पे बल नहीं लगाएंगे तब तक ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। यानी कि ये चाहती है कि हम क्या करें, विरामावस्था में ही रहें। और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, यानी कि उसको रोका ना जाए, तब तक वो क्या करेगी भाई, गति करेगी। अब रोकने में जैसे मान लीजिए फुटबॉल को आपने किक कर दिया पैर से, तो फुटबॉल चलने लगा, ठीक है, तो चलते चलते रुक जाता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि उसके बाद तो कोई बल लगा नहीं, लेकिन घर्षण बल तो लग रहा था ना। पृथ्वी और बॉल के बीच में कौन सा बल लग रहा था, घर्षण बल लग रहा था, जो कौन सा बल है, बाह्य बल है, ठीक है। तो वो रोक दिया उसको, तो बाह्य बल लग रहा था। अगर घर्षण बल नहीं होता तो जरा दिमाग में सोचिए कि वह बॉल चलता ही रहता, गति करता ही रहता और रुकता नहीं कहीं। इसका मतलब कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहता है, और अगर जो है विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहता है। और ऐसा जो है हमेशा बना रहेगा अगर उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि असंतुलित बल हमेशा वस्तु की जो है दिशा परिवर्तन का या वस्तु के चाल में परिवर्तन का क्या करता है भाई, चाल में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। तो यानी कि असंतुलित बल ही क्या करता है, वस्तु की गति में परिवर्तन करता है, उसकी दिशा में परिवर्तन कर देता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। तो अब जो है वही चीज लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए, ठीक है। यही चीज उन्होंने कहा, ठीक है। इसको एक और तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है कि वस्तुएं अपनी गति की अवस्था परिवर्तन का या विराम की अवस्था परिवर्तन का क्या करती हैं, विरोध करती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर रखा हुआ है, तो आप इसको धक्का देंगे तो आप जो है बल लगाएंगे ना इस पे, तो आपको भी तो बल महसूस होगा अपने मांसपेशियों पे। तो इसका मतलब कि ये क्या कह रहा है कि भाई हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, और आप जबरदस्ती इसको क्या कर रहे हैं, बाह्य असंतुलित बल लगा करके हटा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये जो है हटना नहीं चाह रहा है और आप क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। अगर कोई गतिमान वस्तु है उसको आप रोक रहे हैं आगे से जाके, तो भाई आपको बल लगाना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब कि वो रुकना नहीं चाहती थी, आप क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको रोक रहे हैं। तो उस अवस्था परिवर्तन का आप विरोध कर रही है वो, ठीक है। यानी कि गति की अवस्था में है तो वो उसका विरोध कर रही है, अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था का क्या कर रही है, विरोध कर रही है, ठीक है। तो अब इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण को कहते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है। यही गुण वस्तु के अंदर क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, ठीक है। यानी कि विराम अवस्था की प्रवृत्ति या गति की अवस्था की प्रवृत्ति ही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। एक विशेष प्रवृत्ति है वस्तु का कि वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी और गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगी। यह उसका जो है एक कह सकते हैं प्रवृत्ति है, जिसको क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। तो आप बताइए कि अब इसमें जो है सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का, विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यही चीज तो पहला नियम है, गति का पहला नियम तो यही कहता है कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहेगी, गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। यही चीज जो है ये भी है, आप सोच के देखिए कि अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। तो हम उसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहीं न कहीं से गति के प्रथम नियम को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। अब इसके बहुत से उदाहरण है दैनिक जीवन में गति के प्रथम नियम का। जैसे जो है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है उदाहरण में कि
बस के अचानक चल पड़ने पर, ऐसा सोचिएगा आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि बस के अचानक चल पड़ने पर यात्री जो है उसमें बैठे यात्री पीछे की तरफ अचानक गिर जाते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो है पैर जो था यात्री का वह बस की नीचे वाले फर्श से टच था, नीचे वाले फर्श के साथ चिपका हुआ था, और ऊपर जो सतह था, ऊपरी मतलब कि जो है शरीर का ऊपरी वाला हिस्सा भी क्या था? स्थिर था। बस अचानक चल दी का मतलब कि पैर जो उसके फर्श से लगा था तो पैर अचानक क्या हो गया? गतिमान हो गया, लेकिन ऊपरी हिस्सा शरीर का क्या था? अभी भी स्थिर अवस्था में बना हुआ था। तो अब पैर आगे चल दिया और जो है ऊपरी हिस्सा क्या था? वहीं पे बने रहने की कोशिश किया, तो क्या हो गया भाई? पैर आगे बढ़ गया तो अचानक लगता है ऐसे कि आदमी पीछे की तरफ क्या हो गया? गिर गया। तो इसमें भी कहीं ना कहीं से ये रूल जो है आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद से जो है इसी में अब जड़त्व को परिभाषित कैसे करेंगे? जड़त्व की परिभाषा क्या हुई? इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया की परिभाषा क्या हुई? जड़त्व की परिभाषा क्या हुई कि वस्तु किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण, एक तरह का ये प्राकृतिक गुण है, ठीक है। किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, इसी गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। और वास्तव में किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की क्या होती है? माप होती है, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान से जड़त्व को क्या किया जाता है? मापा जाता है। अब आप कहेंगे कि जड़त्व को द्रव्यमान से कैसे मापा जाता है? तो आइए बताते हैं कि जड़त्व को जो है, जड़त्व की माप द्रव्यमान कैसे हो सकता है किसी वस्तु का। तो देखिए, खाली बक्सा को धक्का दीजिए, खाली बक्सा आपके घर में होगा तो उसको धक्का दीजिए, बड़े आसानी से अपनी जगह से क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। लेकिन अगर उसको भर दीजिए सामान से और उसको धक्का दीजिए तो हिलेगा? अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इसका मतलब कि अब क्या कर रहा है? ज्यादा विरोध कर रहा है अपनी अवस्था परिवर्तन का। और पहले क्या था? विरोध तो कर रहा था लेकिन जो है कम कर रहा था, यानी कि उसका जड़त्व क्या था? कम था। और आपने सामान भर दिया तो जल्दी हट नहीं रहा है, इसका मतलब ज्यादा अब क्या कर रहा है? अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है। तो अब जड़त्व क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एक जो है फुटबॉल ले लीजिए, उसको पैर से किक मारिए और उतना ही बड़ा पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए और उतने ही बल से उसको भी पैर से किक मारिए, तो जो है सबसे आसानी से, यानी कि गेंद तो जो है फुटबॉल तो तुरंत जो है मूव करना शुरू कर देगा, यानी गति करना शुरू कर देगा। लेकिन क्या पत्थर का टुकड़ा गति करना शुरू करेगा? हो सकता हो कि आपको चोट भी लग जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह पत्थर का टुकड़ा अपनी अवस्था परिवर्तन का ज्यादा विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका भार क्या होगा? ज्यादा होगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो फुटबॉल है उसमें हवा भरे रहता है तो हल्का है, तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध तो कर रहा है लेकिन इसकी अपेक्षा क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो इसका मतलब कि फुटबॉल का जड़त्व क्या हो गया? कम, और पत्थर के टुकड़े का उतना ही बड़ा जो है उसका जड़त्व क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब जड़त्व जो है किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान पे, वस्तु के द्रव्यमान पे। वस्तु का द्रव्यमान जितना ही ज्यादा होगा उसका जो है जड़त्व उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसके बाद से जड़त्व के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि हमने गति के प्रथम नियम का उदाहरण हमने बताया ये आप लोगों को। अब ऐसे ही जड़त्व का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कैरम बोर्ड आपने देखा होगा, कैरम बोर्ड आप लोग खेलते हैं तो कैरम बोर्ड की जो गोटी होती है और उसको जो है आप क्या करते हैं भाई? सजा देते हैं ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और स्ट्राइकर होता है एक बड़ा सा गोटी होता है जिससे क्या किया जाता है? हिट किया जाता है, मारा जाता है उंगली से, तो जो है गोटियां जो है इधर उधर भागती है, ठीक है। अब जो है आप क्या करिए? प्रत्येक गोटी को क्या करिए? सजा दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। और स्ट्राइकर लेकर के सबसे नीचे वाली गोटी को क्या करिए? स्ट्रक करिए, मारिए उंगली से अपने स्ट्राइकर से। तो और इतना तेज मारिए, झटका इतना तेज मारिए कि जो है जो गोटी ऊपर नीचे सजा हुआ है उसमें से सबसे निचला गोटी क्या हो? निकल जाता है, ठीक है। और सबसे निचला गोटी ही सिर्फ निकलता है, बाकी उसके ऊपर रखी गोटी वैसे ही जो है लंबवत दिशा में नीचे की तरफ क्या जाती है? बैठ जाती है, यानी कि बाकी गोटी नहीं गिरती, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है? जो ऊपर वाली गोटी थी वह भी स्थिर अवस्था में थी नीचे वाली गोटी के साथ। आपने किसको जो है विस्थापित किया? किस पर बल लगाया? नीचे वाली गोटी पे, तो वो तो गतिमान हो गया, लेकिन ऊपर वाली गोटी क्या है? अभी भी स्थिर अवस्था में बनी हुई है, इसीलिए वो अपने जगह पर ही क्या हो गई? नीचे बैठ गई, जमी जगह नीचे का खाली हुआ, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से उदाहरण हैं जिनको जो है आप समझ सकते हैं। जैसे पेड़ है तो पेड़ की डाली को हिलाइए तेजी से तो पत्ता क्या हो जाता है? टूट करके गिरने लगता है। ऐसा क्यों? तो पेड़ की डाली के साथ
पत्ता क्या था, स्थिर अवस्था में था। आपने किसको जो है किस पे बल लगाया, किसको गतिमान कर दिया, डाली को गतिमान किया, पत्ते को गतिमान नहीं किया, डाली को गतिमान किया। तो पत्ता स्थिर अवस्था में रहना चाहा तो पत्ता क्या हो गया, डाली से अलग हो गया। तो डाली खींच के आपकी तरफ आ गई, आपने खींचा अगर डाली को तो, और पत्ता वही है तो पत्ता क्या हो गया, गिर गया। ऐसे ही जो है एक और उदाहरण आप ले सकते हैं। एक गिलास ले लीजिए और गिलास के ऊपर क्या करिए कि ताश का एक जो है ताश का एक पत्ता रख दीजिए। ताश जो खेला जाता है, कार्ड एक तरह का हार्डबोर्ड, मान लीजिए हार्डबोर्ड भी रख सकते हैं आप, ठीक है, हल्का हो जो, ठीक है, जो स्मूथ हो, एकदम चिकना हो, और उसके ऊपर 5 का सिक्का रख दीजिए, गिलास के बीचों बीच के ऊपर रख दीजिए, और उस जो है ताश के पत्ते को ऐसे मारिए। जब आप बल लगाएंगे ताश के पत्ते पे झटके से, तो ताश का पत्ता क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, और 5 का सिक्का उसी में क्या हो जाएगा, वहीं पर गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ताश के पत्ते के ऊपर 5 रुपए के सिक्का जो है स्थिर अवस्था में था। भाई ताश का पत्ता भी स्थिर अवस्था में था, आपने गतिमान किसको कर दिया, ताश के पत्ते को। तो ताश का पत्ता जब ही गतिमान हुआ तो भाई उसके साथ 5 का सिक्का गतिमान नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है कि मैं गतिमान नहीं होऊंगा। भाई आप ताश के पत्ते को गतिमान कर रहे हैं तो यही जाए, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि वो 5 का सिक्का, ताश का पत्ता क्या होता है, आगे बढ़ जाता है, और वो जो है 5 का सिक्का वहीं गिलास में क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो ऐसे तमाम तरह के उदाहरण है। जैसे एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, कंबल को डंडे से पीटने पर उसका धूल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसका कारण क्या है, जड़त्व है। जड़त्व कैसे, तो जब ही हम लोग जो है डंडे से कंबल को पीटते हैं, तो डंडे से आप किसको मारते हैं भाई, धूल को नहीं मारते हैं, आप किसको मारते हैं, जो है उस कंबल को मारते हैं। तो कंबल क्या होता है, गतिमान हो जाता है, लेकिन धूल जहां है उसके रेसे के अंदर वो तो वहीं रहेगा ना, वो तो अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है कि भाई कंबल तुम जाओ, मैं नहीं जा सकता, तो वो अपने जगह पे रहता। तो कंबल हट गया तो भाई उसका आधार वही था ना, कंबल का रेसा बीच का, तो वो तो डस्ट वहीं बना हुआ है, और कंबल क्या हो गया, हट गया, तो कंबल से अलग हो जाता है डस्ट, और ये हवा चलता ही है तो वहां से उड़ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी देखने को जड़त्व ही मिलता है। तो बहुत से उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो लिख दिया है, और भी उदाहरण इसका, ठीक है। ऐसे ही आप लोग नोट बना लेंगे अपना। नोट में हमने लिखा है कि ये शायद आप आगे भूल जाते, इसलिए हमने नोट में लिख दिया, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उस वस्तु का जड़त्व भी क्या होता है, उतना ही अधिक होता है, ठीक है। अब आइए जो है गति का दूसरा नियम देखें। गति का दूसरा नियम, गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें जो है गति के द्वितीय नियम में न्यूटन ने कहा कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। बात समझने का प्रयास करिएगा कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई तब संवेग क्या है, संवेग, तो चलिए बता देते हैं संवेग क्या है, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम जो है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसका जो है ब्रॉड में आगे बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसका मैं पूरा जो है कॉन्सेप्ट बताऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल यहां जानिए कि संवेग को P से दिखाते हैं, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या, वेग, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो अब यहाँ दर की बात आती है, जब संवेग परिवर्तन की दर, तो दर जब आती है तो क्या करते हैं, समय से भाग देते हैं। किसी भी भौतिक राशि का अगर दर निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, समय से भाग दे देते हैं। तो अब यहाँ पर वही चीज कहा जा रहा है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन की दर पहले निकालेंगे, उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो बल के समानुपाती करेंगे संवेग परिवर्तन की दर को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए मान लिया गया है कि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, से एक सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है। और t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर, यानी कि एक वस्तु है जो u वेग से चलना प्रारंभ करती है, जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, और t समय के बाद t समय तक उस पर लगातार क्या किया जा रहा है, F बल लगाया जा रहा है, लगातार F बल लगाया जा रहा है, ठीक है।
तो उस वस्तु का वेग अब कितना हो जाता है भाई, u तो नहीं रहेगा ना, कितना हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। तो अब क्या निकाला जाए कि वस्तु का प्रारंभिक संवेग, तो प्रारंभिक संवेग निकाल देते हैं, क्योंकि संवेग में परिवर्तन निकालना है। तो प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग निकालेंगे, और अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को क्या करेंगे, हटाएंगे, तब जाके संवेग में परिवर्तन निकलेगा। और दर तब निकलेगा कि जब हम क्या करेंगे, उसमें समय से भाग दे देंगे। तो प्रारंभिक संवेग अगर P1 से दिखाते हैं तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, यम इंटू, भाई द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो द्रव्यमान तो वस्तु का यम है, और प्रारंभिक वेग कितना u है, क्योंकि हम प्रारंभिक संवेग निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा u। तो P1 बराबर क्या आ गया, यम इंटू u। ठीक है, और अंतिम वेग, अंतिम संवेग ऐसे ही अंतिम संवेग निकाल लेंगे। अगर हम P2 से दिखाएं अंतिम संवेग को, तो देखिए द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा ना, लेकिन वेग बदल गया, तो अंतिम वेग कितना है, v है। ठीक है, तो यानी कि v अंतिम वेग कहने का मतलब t समय के बाद वेग क्या है, v है, तो अंतिम वेग ही हुआ, तो यम इंटू क्या हो गया, v। अब क्या निकालेंगे, संवेग में परिवर्तन, तो अतः संवेग में परिवर्तन संवेग में परिवर्तन इज इक्वल टू, संवेग में परिवर्तन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिवर्तन निकल जाएगा। मान भर देते हैं, यम भी, पी की जगह पे क्या लिख देंगे, यम इंटू भी, माइनस इसके जगह पे क्या लिख देंगे, यम इंटू यू। अब अगर इसको कैलकुलेट और करेंगे तो यम को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ गया, v माइनस यू आ गया। ठीक है, तो ये जो है संवेग में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे सिर्फ संवेग में परिवर्तन से मतलब नहीं है, संवेग में परिवर्तन की दर से मतलब है। तो इसका मतलब कि क्या करेंगे, दर निकालने के लिए हम समय से भाग देंगे, तभी दर निकलेगा। तो अब संवेग में परिवर्तन की क्या दर, तो भाग दे दीजिए भाई समय से, तो v माइनस यू, यम v माइनस यू अपान क्या हो जाएगा, t। तो ये क्या निकल गया भाई, संवेग में परिवर्तन की दर। अब कहा जा रहा है संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में, बल की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो बल कितना लगा रहे हैं, बल कितना लग रहा है, निश्चित बल F लग रहा है, तो यानी कि F की ये क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, अर्थात असंतुलित बल F इज प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, संवेग में अर्थात यहां न लिख करके देखिए इस प्रकार, असंतुलित बल F इज प्रोपोर्शनल टू, अब ये रख दीजिए वैल्यू लेके यहाँ पे, तो यम और v माइनस यू अपान क्या हो जाएगा, t। ठीक है, तो अब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि एक जो है क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहां पर न्यूटन ने कांस्टेंट के लिया, और यम और v माइनस यू अपॉन क्या, t। ठीक है, तो अब जो है ये आपका एक जो है फार्मूला निकल के आ गया। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाएगा। थोड़ा सा मॉडिफाई करने का मतलब देखिए, मैं यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू के, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यम और v माइनस यू अपॉन क्या, t। ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए कोई फर्क नहीं है, इसको जो है एक साथ लिख दिया। अब ये वास्तव में होता क्या है, a के बराबर होता है। वास्तव में ये किसके बराबर होता है, तो a के बराबर होता है। ठीक है, तो अब जो है अगर इसके जगह पे a लिख दें, तो F इज इक्वल टू के और यम इंटू क्या हो जाएगा, a। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे v माइनस यू अपान क्या, t इज इक्वल टू क्या होता है, a होता है। भाई वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, अब भाई त्वरण कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, त्वरण, जहां a बराबर क्या हो गया, त्वरण, a बराबर त्वरण। ठीक है, अब प्रयोगों के
आधार पर k बराबर 1 लिया गया, यानी कि k बराबर 1 आया, तो f बराबर क्या हो जाएगा, k की जगह पे 1 रख दीजिए गुणा m इंटू ए, तो कुल मिला के आ गया f इज इक्वल टू m ए। तो ये फार्मूला बना है, यहां से f बराबर क्या निकल के आ गया, m इंटू ए निकल के आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के द्वितीय नियम यही था। ठीक है, अब जो है इसके उदाहरण को देखते हैं। द्वितीय नियम का उदाहरण भी दैनिक जीवन में है। उदाहरण, दैनिक जीवन में द्वितीय नियम का उदाहरण। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, समझिएगा। क्रिकेट मैच में क्रिकेट का खिलाड़ी जब बॉल को रोकता है तो आप लोग देखे होंगे कि बॉल को ऐसे आगे हाथ करके नहीं रोकता है, बल्कि ऐसे रोकता है, पीछे करके ऐसे रोकता है, यानी कि अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। ठीक है, ऐसा क्यों करता है, तो ऐसा इसलिए करता है कि अगर वो बॉल को रोकने के लिए अपने हाथ को अगर आगे बढ़ा दे तो बॉल तेजी से आ रही है, तो उसका वेग क्या हो जाएगा भाई, उसका वेग जो है अचानक शून्य हो जाएगा, एकाएक शून्य हो जाएगा भाई, तुरंत पकड़ लेगा ऐसे आगे बढ़ बढ़ के, तो उसका वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यानी कि जब वेग उसका शून्य हो जाएगा, यानी कि कम समय में क्या हो गया, वेग उसका शून्य हो जाएगा। कम समय में वेग शून्य होने का मतलब ये हुआ कि देखिए संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों, क्योंकि देखिए संवेग में परिवर्तन की दर इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, यानी कि समय का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यानी कि अगर जो है बॉल को जो है आगे हाथ करके अगर जल्दी से पकड़ लेगा, यानी कि कम समय में क्या हो जाएगा, वेग शून्य हो जाएगा। तो कम समय में वेग शून्य होगा तो संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब संवेग परिवर्तन की दर बढ़ जाएगा तो उसको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा उसी बॉल को पकड़ने के लिए, और जब ज्यादा बल लगाएगा ये तो हो सकता हो कि उसे क्या हो जाए, चोट लग जाए। ठीक है, यानी कि अक्सर चोट लग भी जाती है। और अब देखिए जब वो अपने हाथ को जो है ऐसे हाथ को पीछे की तरफ ऐसे खींच करके जब पकड़ता है बॉल को, तो इसका मतलब कि उस बॉल के वेग को शून्य करने के लिए वह ज्यादा समय लगा रहा है, पीछे की तरफ खींच रहा है। तो अब बॉल यहां पकड़ लिया था, अब यहां पकड़ रहा है, इसका मतलब बॉल को यहां से यहां तक आने में अब ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो बॉल के वेग को शून्य करने के लिए वह ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा रहा है, और जब ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा तो देख लीजिए संवेग परिवर्तन की दर समय का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी समय जब ज्यादा लगेगा तो संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। और जब संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाएगा तो जो है उस बॉल को पकड़ने के लिए बल क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। और जब बॉल कम लगाना पड़ेगा, बल जो है कम लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब कि बॉल आसानी से कैच हो जाएगी, पकड़ में आ जाएगी और चोट भी खिलाड़ी को नहीं लगेगा। तो कहीं न कहीं से इस उदाहरण में जो है ये देखने को मिलता है गति का द्वितीय नियम। यही नहीं जो है जो ऊंची कूद वाले जो खिलाड़ी होते हैं तो वो अक्सर उन पे कूदा जाता है भाई, या तो बालू पे, रेत पे, या तो कुशन पे। ठीक है, जो दबे फोम पे कह सकते हैं कि उनको किस पे कूदा जाता है, फोम पे। तो जब वो फोम पे या जो है रेत पे कूदते हैं, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आते हैं और उनका पैर क्या होता है भाई कि उस रेत में धंसता है नीचे की तरफ, यानी कि रेत क्या हो जाता है, हटना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से उनका वेग एकाएक शून्य नहीं होता, बल्कि उनका पैर धंसते जाता है और उनका वेग शून्य होने में क्या होता है, ज्यादा समय लगता है, जिसके वजह से संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और बल जो है उनको कम लगाना पड़ता है, तो उनको चोट नहीं आती है। यही अगर उनको फर्श पे कूदा दिया जाए तो क्या हो जाता है भाई, वो चोटिल हो जाते हैं, इसलिए कि भाई फर्श क्या है भाई, एकदम स्ट्रिक्ट है, रिजिड है, ठीक है ना, जिसके वजह से वो जब कूदते हैं फर्श पे तो यानी कि उनका वेग एकाएक क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिससे संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उनको ज्यादा से ज्यादा बल लगाना पड़ता है फर्श पे, जिसकी वजह से उनको चोट लग जाता है। अब आइए गति का तृतीय नियम देखते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार जब हम किसी एक वस्तु पर, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उस वस्तु पर उतना ही बल लगाती है जितना पहली वस्तु उस पर लगाती है। समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए कि व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पर अगर जो है आप ऐसे ऐसे मारिए तो चोट लगता है। क्यों लग रहा है चोट? इसलिए कि जितना बल से आप, जितने परिमाण के बल से आप इसको मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं,
उतना ही बल आपके हाथ पर भी ये क्या कर रहा है, बोर्ड लगा रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप जो बल लगा रहे हैं उसको क्रिया बल, और जो बोर्ड के द्वारा आपके हाथ पर लगाया जा रहा है वो कौन सा बल है, प्रतिक्रिया बल है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मनुष्य जो है पृथ्वी पर चल लेता है। क्यों चल लेता है, क्योंकि पैर से जब आप आगे बढ़ते हैं पैर से, तो पैर का पिछला हिस्सा क्या होता है, उठता है, और अगले हिस्से से पृथ्वी को क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है, धक्का देता है पीछे की तरफ। तो पृथ्वी भी क्या करती है, उसके पैर पे आगे की तरफ धक्का देती है, जिससे मनुष्य क्या होता है, बड़े आसानी से चल लेता है। अब जो है बात यहाँ पर ये आती है कि भाई जब समान बल लग रहा है, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि जब जो है पैर से हम पृथ्वी पर जितना बल लगा रहे हैं, पृथ्वी भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगा रही है, तो इसका मतलब कि हम ही क्यों आगे बढ़ते हैं, भाई पृथ्वी क्यों नहीं पीछे की सकती। तो इसका कारण ये है कि भाई हर एक वस्तु का द्रव्यमान, मास क्या है भाई, अलग अलग है। तो पृथ्वी का मास क्या है, बहुत ज्यादा है हमारे शरीर की अपेक्षा, यानी कि मनुष्य के शरीर की अपेक्षा पृथ्वी का भार क्या है, बहुत ज्यादा है। तो भाई आप अगर धक्का भी देंगे, पृथ्वी को आप पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं और पृथ्वी आपको उतना ही आगे की तरफ धक्का दे रही है, तो जितना बल आप पृथ्वी पर लगा रहे हैं उतना ही बल ना पृथ्वी आप पे लगा रही है। तो आपके बल लगाने से पृथ्वी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन पृथ्वी के बल लगाने से आप पर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आपका द्रव्यमान क्या है, कम है। ठीक है, अब जो है एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे बंदूक से गोली जब छूटती है, ठीक है, तो बंदूक जो है पीछे की तरफ धक्का मारता है, इसीलिए सैनिक जो है बंदूक को ऐसे कंधे पर लगा करके चलाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऐसा इसलिए करते हैं कि बंदूक क्या होगा, पीछे की तरफ धक्का मारेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे जो सपोर्ट मिलेगा उसको, ठीक है, और जो है चोट लगने से बच जाएगी। तो अब ऐसा क्यों होता है, तो भाई गोली पर जो है बल कौन लगाता है, गोली पर जो है बंदूक के द्वारा बल लगाया जाता है। ठीक है, आगे की तरफ, और गोली के द्वारा भी अब भाई क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार गोली भी क्या करेगा भाई, बंदूक पर बल लगाएगा पीछे की तरफ। बंदूक गोली को आगे की तरफ बल लगा रहा है, इसीलिए गोली आगे बढ़ती है, और गोली अब क्या करेगा, बंदूक पर पीछे की तरफ बल लगाएगा क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार। तो जितना बंदूक गोली पर बल लगाता है उतना ही गोली भी बंदूक पर पीछे की दिशा में बल लगाती है। लेकिन जो है वो बंदूक, चूंकि बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा है, गोली का द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है, इसलिए गोली के द्वारा लगाए गए बल का थोड़ा सा झटका महसूस होता है, यानी कि बंदूक को थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसकता है, लेकिन गोली आगे की तरफ बड़ी तेजी से निकल जाती है, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है। एक और उदाहरण मैं आप लोगों को बता दूं, नाविक जो होता है, नाव अगर किनारे पर लगी हो और उसमें से अगर व्यक्ति उतर रहा है, तो क्या करता है भाई, नाव के मतलब कि इंड पोजीशन पे खड़े होकर के और कूदता है। तो कूदते समय कर क्या रहा है, नाव को पैर से मनुष्य जो पीछे की तरफ धक्का देता है, तो नाव क्या करता है, उसको आगे की तरफ धक्का दे देता है। तो अगर जो है मनुष्य के द्वारा लगाया गया बल क्रिया बल कहा जाएगा, तो नाव के द्वारा मनुष्य पर लगाया गया बल कौन सा कहा जाएगा, प्रतिक्रिया बल कहा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन बल को हम क्रिया और प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं आपके दैनिक जीवन में, सोच करके देखिएगा और हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि इसके और उदाहरण भी हो सकते हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।